कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की मैथ कैसे स्टार्ट करना है, हाउ टू स्टार्ट क्लास 11th मैथ। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 11th की मैथ स्टार्ट कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 10th के एग्जाम दे चुके होंगे, अब 11th की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे पीसीएम भी लिए होंगे, बहुत सारे पीसी भी लिए होंगे, बहुत सारे पीसीएमबी भी लिए होंगे। तो देखिए ऐसा है कि सबसे पहले यदि क्लास 11th में, जैसे हमारा साथ भी हुआ था, क्लास 11th की मैथ्स में मान लीजिए आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? बहुत अच्छे मार्क्स। तो अच्छे मार्क्स आएंगे तो क्या हो जाएगा, आने के बाद आपका एटीट्यूड बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? एकदम ऐसे एकदम बाइसेप निकाल के चलेंगे एकदम, ठीक है, छाती चौड़ी हो जाएगी एकदम बाइसेप। अरे भैया 95 प्लस आ गया, बाइसेप बदल जाएगा, ठीक है, सब कुछ आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्लास 11th की मैथ्स को देखने के बाद, ठीक है, जो मेरा रियलिटी बता रहे हैं, मेरा जो एटीट्यूड था कुछ अलग ही था, कुछ अलग ही था। मतलब क्या हुआ, हमारे तोते उड़ने लगे। जो बाइसेप्स था, जो ऐसे करके चल रहे थे, वो क्या हो गया, बाइसेप भी कम हो गया, ठीक है। और सारा जितना भी एटीट्यूड है, चलने फिरने सब सारा कम हो गया। अदरवाइज देखिए, मैं एक बात बोलूँ, क्लास 10th जो होता है वो इमेज बनाने का होता है। दोनों में बार बार मैं बता चुका हूँ कि दोनों में क्या है, बहुत बड़ा जमीन और आसमान का फर्क है, खाई है नजर आता है, ठीक है। अंदर से लगा कि भैया क्या रोने लगे क्या हो गया अब ये। क्योंकि क्लास 10th की जो मैथ है, पूरा कंपेरिजन करके मैं बताऊंगा क्या है क्लास 10th और क्लास 11th की, कोई कंपेरिजन नहीं है, ठीक है। तो हम बोले अरे भैया ये बच्चे की जान लेगा क्या है, तो बहुत नाइंसाफी हो गई। क्लास 10th में तो लग रहा था कि एकदम 100 में 100 आएगा, लेकिन 90 प्लस आया। क्लास 11th की मैथ्स की बुक देखे तो हमारे तोते उड़ने लगे, हमारे हवाइयाँ उड़ने लगी। अरे भाई ये तो अचानक क्या हो गया, 90 प्लस लाने वाला बच्चा जितना बोले भैया इंजीनियर ही बन जाना है, एकदम IIT ही फोड़ लेना है, लेकिन जस्ट उसके उल्टा, ठीक है। बुक देखने के बाद ये हमारा फीलिंग्स आया, तो हम तो मेरे मुंह से आवाज़ आने लगा, गाना आने लगा, अरे अरे रे क्या हुआ, ठीक है, वो याद आने लगा। खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप पीसी लिए हैं, पीसीएम लिए हैं, पीसीएमबी लिए हैं, पीसीएमबी में भी क्या होता है, आपको मैथ्स तो पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स आ गया और सिर्फ बायोलॉजी का डिफरेंस होता है। तो मैथ्स में क्या होता है, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं होता। यदि कोई बच्चा ऐसा है तो क्लास 10th में से कम मार्क्स आई है, मैथ्स में कम आया है, तो ये नहीं है कि वो पीसीएम नहीं ले सकता है। जब हम लोग 90 प्लस लाने के बाद हमारी हालत ख़राब हो गई, दोनों में आसमान ज़मीन का गैप था 10th में और 11th में। तो इसलिए मैं आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही खास, बहुत ही खास है। क्योंकि 11th की मैथ्स जो होता है रियलिटी बोले बहुत ही टफ होने वाला है, बहुत ही टफ होने वाला है, जो फैक्ट है। अब ऐसा नहीं आप बोले बच्चे को डराएंगे क्या, बच्चे की जान लेंगे क्या, तो बात वो नहीं है। बात एकदम 100% सही है, 200%, 200% सही है कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत सारे सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं। जैसे फिजिक्स में तो खैर क्या कहना है, उसके भी वीडियो आएगी। तो कैसे इसकी कंसेप्ट को तैयारी करना। क्लास 10th में क्या होता है, क्लास 10th में प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। प्रैक्टिकल बेस्ड बोले तो जैसे मान लीजिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री बना रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन है तो हम करके दिखा के बता सकते हैं, देखिए ये पेड़ है, नीचे से ऊपर देखिए, तो उस तरह से हम लोग। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लास 11th में आपको थिंकिंग है, सोचना है, आपको सोचने की कंसेप्ट लाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, वो प्रैक्टिकली नहीं देख सकते हैं उसको करके। तो इसलिए ये वीडियो मैं जो बनाने जा रहा हूँ आप लोग के लिए बहुत ही खास है, जरूर देखें। और मैं एक बात बोलूँगा कि ये वीडियो को आप इन तक जरूर देखें, और जो हमारे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनता है, ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट आएगा 11th की, बहुत सारी। जैसे सबसे पहले क्या, मैथमेटिकल टूल आएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए आप भी देखें, और वैसे फ्रेंड्स, वैसे बच्चे जो आपके साथ में 11th में जाने वाले हैं उनको भी बोलिए, वो भी देखेंगे। अदरवाइज गलत डिसीजन फिर आपको दिक्कत दे सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले क्लास 10th की और क्लास 11th की बेसिक समझते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, फिर ये बताते हैं कैसे इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो आप बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बच्चों इसमें सिलेबस क्या, 11th में जो होता है सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सिलेबस वास्ट है, सिलेबस वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा, इसमें सच्चाई है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है,
सिलेबस जो है, सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है। और क्या है, मान लीजिए सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है, देख के आपको ख्याल आपके तोते उड़ने लगे, अरे भैया ये क्या हो गया, सोच के जो चले थे हम कि ये है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया, सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको क्या, आपके मन में बहुत सारी चीज़ आएंगे, आपके मन में तोते उड़ने लगेंगे, ट्वीट करने का मन करेगा, और क्या करना है आपको, बने रहना है, बने रहना है। बने रहने का मतलब आपको पढ़ाई करनी है, 11th में रहना है, टफ है कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे हम, समझ लेंगे, ट्वीट करने का मन करेगा, ठीक है। यदि सिलेबस है, टफ है, तो भैया ठीक है, अब हम पीसीएम ले चुके हैं तो भैया हम पढ़ेंगे, बने रहेंगे उस पर, ठीक है। टफ लगेगा, क्या होगा, टफ लगेगा, तो क्या करेंगे, टफ लगा, मान लीजिए बहुत आपको टफ लग रहा है तो क्या कीजिएगा, टफ लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ट्वीट करने का मन करेगा, बने रहना है, टफ लगेगा लगे रहना है, तभी तो आप जो सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे आप, इसे फोड़ने की, तो क्या करेंगे, फोड़ के रहेंगे, ठीक है, खुद नहीं एकदम। तो ये सारे चीजें आपके मन में एकदम, इसे क्या मन में एकदम बैठा लेना है, सिलेबस टफ है, भास्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है तो है, हम लेंगे, बनाएंगे, करेंगे, मेहनत करेंगे, ट्वीट करने का मन करेगा, बने रहना है। इसीलिए तो क्या बोला जाता है, कुछ कीजिए ऐसा, कुछ कीजिए ऐसा कि क्या हो जाए, कुछ कीजिए ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। यदि ये थिंकिंग लेके चले हैं भैया हमको बहुत अच्छा से इंजीनियर बनना है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, कुछ कीजिए ऐसा कि दुनिया बनना चाहे, कुछ अच्छा करेंगे तभी क्या हो जाएगा, दूसरे लोग आपको देख के बनना चाहेंगे। तो सिलेबस टफ है कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, क्विट करने का मन करेगा, लेकिन नहीं, एकदम बने रहना है, टफ लगेगा लगे रहना है, तभी तो होगा। यदि आप मन सोचिए कि हाँ भैया टफ लग रहा, नहीं भैया नहीं हो पाएगा, आगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे बच्चे क्विट कर जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्टार्टिंग में ही यदि आप डिसाइड कर लिए हैं, प्री माइंडेड, डिटरमाइंड हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं। कैसे, कभी चले गए इस कोचिंग में, अच्छा ठीक है चलो, अच्छा नहीं लग रहा है, उस कोचिंग में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस तरह करके क्या किया, अपने समय को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। ऐसे जगह जाइए जहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई हो रही है, अच्छे से कंसेप्ट मिल रहा है, कंसेप्ट के साथ साथ क्या होता है, आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए अब मैं जो बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना है, एंड तक देखना है, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी सारे अच्छे अच्छे वीडियो हैं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और शेयर इसलिए बोले क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे फ्रेंड होंगे जो कंफ्यूज होगा, उसे भी आप बता देंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या है, आप तो ले लेंगे लेकिन बाद में फिर पछताना पड़ेगा। कैसे करना है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, कैसे इसकी तैयारी करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बने रहिए। अब चलिए, अब आपको कैसे स्टार्ट करना है। यदि आप मान लीजिए कहीं पढ़ने जा रहे हैं कहीं अच्छी जगह पे, तो सबसे पहले उस टीचर के जो लेक्चर होता है, जो पढ़ाते हैं, वो उसे नोट्स, उसकी लेक्चर की नोट्स को तैयार कर लें। मतलब क्या कर ले, ये जो लेक्चर है उसकी नोट्स बना ले खुद से, क्योंकि ये नोट्स क्या करता है, एंड पे यही नोट्स काम आता है। चलिए भैया सर बोले थे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लिए, और क्या है, बार बार उसी इंपॉर्टेंट को एग्जाम के टाइम में देखा जाता है, ठीक है, ज़्यादा फोकस उसी पे होता है। जो भी लेक्चर है, मान लिए कहीं भी आप जा रहे हैं कोचिंग में या ट्यूशन ले रहे हैं, तो सर जो बताते हैं वहाँ पे जो मैथ बताएंगे उसके नोट्स बनाना है, उसको एक बार बनाना है खुद से भी, जिसे बोलते हैं फेयर कॉपी करना, अच्छे से बोला जाए तो फेयर कॉपी। एक बार स्कूल, यदि आप स्कूल जा रहे हैं, एक होता है 11th-12th के लिए बच्चा फिर पढ़ता है, ओनली 11th-12th, एक होता है जी के लिए पढ़ना है, GEE उसके लिए पढ़ना है, तो वो थोड़ा सा अलग ही है। उसके बाद में भी, उसके बारे में भी वीडियो बनेगा, इसलिए बोल रहे हैं बार बार नोटिफिकेशन बार बार आप क्या कीजिए,
जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। यदि बच्चे 11th-12th में है तो मान लीजिए ये सब करेंगे तो काम चल जाएगा उनके लिए। तो लेक्चर जहाँ भी कोचिंग में जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो सर लिखाते हैं, जो लेक्चर देते हैं, उसके नोट्स तैयार कर लीजिए। पहले रफ में लिख सकते हैं तो अलग बात है, फिर नोट्स तैयार कर लिए बाद में, वो उसे जरूर करें ताकि मेमोरी में रहेगा। उसके बाद तब जाके आप एनसीईआरटी पकड़ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी क्या होता है, सारे लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ। एनसीईआरटी क्या होता है, उसकी जो सेंटेंस जो होती है, इसका जो सेंटेंस होता है थोड़ा भास्ट होता है। क्या होता है? भास्ट सेंटेंस है। शायद उसकी सेंटेंस को हम लोग जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, उसकी सेंटेंस को समझना थोड़ा सा टफ होता है। इसीलिए सबसे पहले क्या करें आप, सबसे पहले उसको समझना थोड़ा सा टफ होता है, उसके सेंटेंस को समझ पाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ भी पढ़ रहे होते हैं वहाँ की सबसे पहले क्या कर लीजिए, उस लेक्चर की नोट्स तैयार कर लीजिए। नोट्स अपने खुद से तैयार कर लिए हैं, यदि ऑनलाइन पढ़े तो अच्छी बात है। सबसे पहले नोट्स तैयार कर लिए, उसके बाद एनसीईआरटी। और एक चीज़ है, एनसीईआरटी में नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो लिमिटेड होता है, वो लिमिटेड होता है। एक एक्सरसाइज में मैक्सिमम कितना होता है, एक एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन होता है मैक्स, 12, 13 इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। तो उससे क्या होता है, प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, प्रैक्टिस के लिए नहीं है ये क्या है, नॉट फॉर प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज बहुत कम होता है, उसमें सिर्फ उसी टाइप का क्वेश्चन होता है, एक दूसरे से पूरा डिफरेंट होता है। प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्कूली बच्चों के लिए या तो RS अग्रवाल या RD शर्मा को ले सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा बुक होता है, बहुत ही अच्छा बुक होता है। तो बच्चों लेक्चर है, सबसे पहले लेक्चर देखिए, उसके नोट्स तैयार कर लीजिए, खुद से तैयार कर लीजिए, जिसे हम फेयर कॉपी बोल सकते हैं, जिस कोचिंग में जा रहे हैं, जहाँ पढ़ने जा रहे हैं, ट्यूशन में जा रहे हैं। उसके बाद ही एनसीईआरटी, चूंकि एनसीईआरटी डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, एक दूसरे से पूरा डिफरेंट होता है, अलग होता है। उसका जो सेंटेंस लिखा होता है वो भी थोड़ा सा अलग होता है, समझना मुश्किल होता है। उसके बाद यदि जो स्कूली बच्चे हैं उससे 11th-12th करना चाहते हैं, वो RS अग्रवाल या RD शर्मा से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है, तो आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और भी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन आप बने रहें, जाइएगा, आप ही का लॉस है। बच्चों ये बता चुके थे कैसे आपको रिवाइज करना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, जो लेक्चर देख रहे हो तो उसकी नोट्स बना ले। वही नोट्स क्या करता है, आपको हेल्प करेगा एग्जाम के पहले, जब भी एग्जाम आ गया तो उसे रिवीजन करने में, ये सब बना चुके हैं हम लोग, ये सब बता चुके हैं। उसके बाद क्या करना है, जब रिवीजन कर लिए तो उसके बाद आपका मन करेगा, क्या मन करेगा कि क्विट कर जाए, है ना ये। तो सबसे पहले करना क्या है, कैसे पढ़ाई करनी है, स्टार्टिंग कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो लेक्चर है कैसे पढ़ना है, पहला चैप्टर कैसे स्टार्ट करेंगे, दूसरा चैप्टर कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो लेक्चर होता है, आप जहां जाते हैं पढ़ने के लिए उसका नोट्स तैयार कर ले, उस लेक्चर की। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन का भी आप क्या करें, ऑनलाइन से जो पढ़ रहे हैं उसकी नोट्स तैयार कर लें सबसे पहले उसके बाद आप एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हैं। और एनसीईआरटी जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी को समझना थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा सा टफ होता है, उसकी लैंग्वेज थोड़ा दूसरा लिखा होता है, तो उसके पहले आपको सबसे पहले नोट्स और लेक्चर में जाना है, लेक्चर सुनेंगे, नोट्स लिखेंगे अपने खुद के राइटिंग पे, खुद से, जिसको फेयर कॉपी बोलते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी। क्योंकि एनसीईआरटी नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम होता है, तो फिर आप उसके लिए RD शर्मा या RS अग्रवाल को प्रीफर कर सकते हैं। अब यदि आप मान लीजिए कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कोचिंग से कर रहे हैं, ट्यूशन में कर रहे हैं, जहां भी कर रहे होते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चैप्टर, जितना भी सारा चैप्टर उसको डिवाइड कर ले, और एक चीज टारगेट बैठा लें, ये सारे जितने भी सारे चैप्टर हैं, मतलब जितने भी चैप्टर है, ऑल चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर है, टोटल 14 चैप्टर्स, टोटल कितना है, टोटल 14 चैप्टर्स। तो ये जो 14 चैप्टर है, कितना चैप्टर है, 14, उसे आपको कितने करना है, दिसंबर तक कंप्लीट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको डिवाइड कर लेना है। जैसे बहुत सारे, मैं इसके रोड मैप बताऊंगा कैसे करना है। जैसे सेट्स आ गया, रिलेशन फंक्शन आ गया, लीनियर इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब उसका इनइक्वालिटीज आ गया, सब बीजीजी है। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है। तो कैसे रिवीजन करना है आपको, बाइनोमियल थ्योरम आ गया, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा लिमिट्स, आ जाएगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आ जाएगा। तो कैसे आपको रिवीजन करना है, ठीक है। इसमें भी आता है, इसमें भी आ जाएगा आपको स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सारे चैप्टर्स को डिवाइड कर दे। मान लीजिए एक चैप्टर जो है
उसको तो आप 15 डेज में कर ही सकते हैं। 2 चैप्टर 3 चैप्टर को आप 30 डेज ले लीजिए, 1 मंथ ले लीजिए, और इस तरह से 14 जो चैप्टर है उसको डिवाइड करके हम क्या करना है, कितने कितने दिन में कंप्लीट करना है, दिसंबर तक। मैक्स टू मैक्स यदि आप दिसंबर में कंप्लीट कर लेंगे तो उसका आपके पास 2 महीना टाइम रह जाता है। उस 2 महीने में आप पूरा कंप्लीट रिवीजन करना पड़ेगा, या आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। टारगेट सेट करना पड़ेगा, इसके लिए मैं रोड मैप भी बताऊंगा कैसे कैसे करना है, सारे चैप्टर्स को डिवाइड करके, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए आप कभी भी न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें क्या बहुत सारे चैप्टर्स हैं। कौन कौन चैप्टर्स है, सेट्स क्या क्या है, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेट्स मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा सेट्स। रिलेशन एंड फंक्शन हो जाएगा, लिनियर इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया, बाइनोमियल थ्योरम आ जाएगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आ जाएगा, कोनिक सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। कोनिक सेक्शन आ जाएगा, पैराबोला हाइपरबोला आ जाएगा, और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव भी आ जाएगा। उसके बाद इसमें और क्या आ जाएगा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इसमें भी होता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है इसमें। तो इन सारे चीजों को आपको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वो क्या हो जाए, 1 मंथ के टारगेट में 2 चैप्टर तो आप 1 मंथ में कर ही सकते हैं, ठीक है, जितने भी सारे चैप्टर्स हैं। उसके बाद यदि मान लीजिए, हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। तो इसमें ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, आप तो क्लास 10 में थोड़ा सा पढ़ भी चुके हैं। मान लीजिए इसमें जो ट्रिगोनोमेट्री आएगा, इसमें जो ट्रिगोनोमेट्री आएगा आपके पास में, जो ट्रिगोनोमेट्री होता है, तो सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं कितने कितने सारे चैप्टर्स है, पहले हम लोग उसको लिखते हैं, उसके बाद उसकी रोड मैप तैयार करते हैं। देखिए बच्चों, इतने सारे चैप्टर्स हैं। अब इतने सारे चैप्टर्स हैं, इसको डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद क्या करना है, आपको दिसंबर तक में कंप्लीट करना है। क्या क्या आ जाएगा, सेट्स, सेट आ गया, रिलेशन फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लीनियर इक्वेशन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, सीक्वेंस एंड सीरीज है। इससे जेईई मेन से 5 नंबर क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बाइनोमियल, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। अब ये सबसे छोटा छोटा जो चैप्टर है, सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन, ये आपको 15 डेज में कम से कम कंप्लीट कर लेंगे। आपके पास अभी टाइम है, अभी से आप स्टार्ट करते हैं, मार्च है, मार्च से लेकर, ठीक है, आप क्या रखें, दिसंबर तक में सोचिए कंप्लीट करने का, क्योंकि मार्च में आपके स्कूल में फैम में एग्जाम होती है, तो एग्जाम से फैम में यदि एग्जाम होता है तब दिसंबर में कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी अच्छी तरह से रिवीजन होगा। तो इसको टाइम सेट करना पड़ेगा कितने दिन में, 15 डेज में। मान लीजिए ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो आप इसको 30 डेज ले सकते हैं, मिनिमम 30 डेज में 2 या 3 से चैप्टर आपको करना पड़ेगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ये बहुत लेंथी चैप्टर है, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, उसको आप 15 डेज लगा सकते हैं, 15 डेज में कर ही सकते हैं आप, या 30 डेज में मिनिमम आपको 2 चैप्टर करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ये भी लॉन्ग है, कॉनिक सेक्शन, पैराबोला, हाइपरबोला, तीनों एक ही में होता है, तो मान लीजिए दोनों मिलाकर 30 डेज में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 15 डेज में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आपको एनी हाउ क्या करना है, जो छोटा चैप्टर है, इजी है, जैसे लिनियर इन इक्वेशन, तो आप इसे 15 डेज में या 10 डेज में कंप्लीट करना पड़ेगा, लिनियर इन इक्वेशन। ये उसका नाम था बाइनोमियल थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी टाइम टेकिंग है, तो ये दोनों मिला के आप 30 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, टेंशन नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक बात है, ट्रिग्नोमेट्री जो है इसमें लगभग 100, आपको 100 फॉर्मूले होंगे, और सारे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ठीक है, कॉस 120 की वैल्यू 300, साइन 360 की वैल्यू, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या है, इसमें बहुत सारे आइडेंटिटीज मिल जाएंगे, जो बहुत सारा फार्मूला आएगा, 100 फार्मूला। तो इसको लर्न करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लर्न करना जो है वो टफ हो जाएगा, लर्न करना टफ हो जाएगा इतने सारे फार्मूले को, तो आप कैसे याद रखेंगे, याद नहीं रख सकते। तो इसलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सारे फार्मूला को लिख के टेबल जो जहां पढ़ रहे होते हैं, मतलब बोल सकते हैं स्टडी टेबल, उस पर क्या करना है, पेस्ट करना है, मतलब चिपका देना है। इसलिए चिपका देना है ताकि डेली मैथ पढ़ रहे होते हैं तो आपको एक बार रीडिंग कर लेना पड़ेगा, एक बार देख लेना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे बनाते बनाते आपको हो जाएगा, टेंशन नहीं है। लेकिन आप यदि वैसे लिख के रखते हैं पूरे सारे को, ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया ट्रिग्नोमेट्री की, सारे फार्मूले को लिख के या तो जहां पढ़ रहे हो तो दीवार पे पेस्ट कर दीजिए। अब बहुत सारे बोलेंगे कि भैया मम्मी डांटती है दीवार पे चिपकाने के लिए, चूंकि घर गंदा हो जाएगा, तो भैया दिमाग तो गंदा हो जाएगा आपका, याद नहीं होगा तो क्या होगा, इसलिए आपको दीवार पे चिपका लें या तो फिर टेबल के ऊपर में रख ले, और वहां अगरबत्ती नहीं दिखाना है, डेली आपको क्या करना, पढ़ना है।
तभी हो सकता है। एक ये भी मेथड है उसे लर्न करने की। जैसे जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या कितने सारे फॉर्मूले हैं इस पे। इसलिए मैं पहले अभी से बता रहा हूँ इसको, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस पे आप ध्यान देंगे। ऐसे भी मेथड होता है, इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए आप दूसरा चैप्टर को स्टार्ट कर रहे होते हैं। मान लीजिए पहला चैप्टर सेट और रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट हो गया, सेट रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट हो गया। मान लीजिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या करें, जो चैप्टर अगला स्टार्ट हो रहा है उसके पहले पिछले वाले को 10 मिनट रिवीजन कर लें। अगला जो चैप्टर होगा, अगला चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, स्टार्ट करने के पहले ये जो पिछला चैप्टर है, पिछले चैप्टर को 10 मिनट क्या कर लें, रिवीजन कर लें। 10 मिनट रिवीजन कर लें। इससे क्या हो जाएगा, आपका पिछले जो चैप्टर है वो आपके मेमोरी में रहेगा, उसके दिमाग में रहेगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, आप भूल जाएंगे। तो ये पढ़ने का तरीका होता है। अब आता है नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। तो बोले सर हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो भैया एक चीज है, ऐसा है कि मैथ में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम लोग आते हैं कैसे रिवीजन करना है, हाउ टू रिवाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो इसलिए बच्चों बोल रहे हैं इसे अच्छे से देखिए, एंड तक देखिए, क्योंकि मैथ्स जो है 11th की थोड़ी सी टफ होने वाली है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आप ही लोग करते हैं, आप ही लोग अच्छा स्कोर करते हैं। इसलिए क्या करना है, आपको कैसे रिवीजन करना है आप इसे देखें। हाउ टू रिवाइज, कैसे रिवाइज करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू रिवाइज। रिवाइज करने का भी क्या होता है, टेक्निक होता है, तरीका होता है। सबसे पहले जो नोट्स बनाए हैं उसे पढ़ें, मतलब नोट्स को क्या करना है, पढ़ना है। अब ऐसा है कि आपको लेक्चर देखने का आपके पास टाइम नहीं रहेगा एग्जाम के समय में, तो उस समय नोट्स पढ़ेंगे। लेक्चर कौन देखता है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अच्छा क्वेश्चन है, जहां से आप पढ़ रहे होते हैं उसे फिर से पढ़ लें। ठीक है, उसे मार्क करके रखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, जो जिसने टीचर ने बताया है। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं तो उसे आप कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर पढ़ेंगे। इसे क्या करना है, जरूर पढ़ना है, इसे जरूर पढ़ें। ठीक है, हाई वेटेज क्वेश्चन आता है, उसमें ज्यादा चांसेस रहता है। इंपॉर्टेंट जब सर बोल दिए इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी, उसके बाद क्या करना है आपको, एनसीईआरटी क्वेश्चन को, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक जो है उसमें थोड़ा सा क्या होता है, सारा क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन अब इतने सारे करने के बाद आपके मेमोरी में आ जाएगा। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन को एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। क्या करना है, रैंडमली सेलेक्ट करना है। क्या करना है, रैंडमली सेलेक्ट। क्योंकि आप अब इस लेवल में आ गए हैं कि एनसीईआरटी से उठाएंगे कोई भी क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन, और सॉल्व करते रह सकते कहीं से भी, किसी भी चैप्टर से रैंडमली, क्योंकि आप ये पढ़ लिए होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिए होते हैं। और एक चीज, और एक चीज है, ऐसा नहीं है कि आज पढ़े 2 दिन छोड़ दिए। डेली, डेली कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन जरूर करना है, डेली पढ़ना है। ठीक है, आप क्या करें, 1 घंटा ही पढ़े, लेकिन अच्छे से मन लगा के पढ़े। अदरवाइज 4-5 घंटा पढ़ेंगे गार्जियन के प्रेशर में, मालूम चला कि 5-6 घंटा में आप आधे घंटा ही पढ़े। इससे अच्छा क्या फायदा, आप आधे घंटा ही पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए सही ढंग से। डेली क्या करना, डेली कम से कम मैथ, कम से कम जो मैथ होता है, मैथ को कम से कम 1.5 आवर देना पड़ेगा। मैथ्स के लिए डेली कम से कम 1.5 आवर क्या होगा, टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा मैथ में, अदरवाइज नहीं होगा। कम से कम डेली, क्योंकि मैथ्स क्या है, ऐसा चीज है कि प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, अदरवाइज आप मैथ्स भूल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए डेली 1 घंटा 1.5 घंटा आप डेली बनाए, डेली बनाए। बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। ठीक है, उसके बाद क्या, जितना हो सके उतना ही पढ़े। आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है, मान लीजिए पढ़ने की मन नहीं लग रहा है, तो मत पढ़े, दूसरे दिन 3 घंटा कर ले। आज अच्छा ठीक है, आज तबियत ठीक नहीं है, आज मन नहीं कर रहा है, तो मत पढ़े। लेकिन हाँ, आप ये मेंटेन करके चले कि हमें डेली पढ़ना है 1.5 आवर या 1 आवर।
अब आज नहीं पढ़े हैं तो नेक्स्ट डे जो है उसकी भरपाई करना पड़ेगा, 3 घंटा पढ़े, ठीक है, 3 घंटा पढ़ ले, ठीक है। डेली क्वेश्चन सॉल्व करना है, डेली कम से कम 1.5 आवर पढ़ना ही है, और डेली 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये करना पड़ेगा। वैसे स्टूडेंट के लिए मान लीजिए जिन्हें मैथ्स में बहुत डर लगता है या नहीं डर लगता वो भी करेंगे। जिन्हें डर लगता है मैथ में, जिन्हें डर लगता है, समझ में आए ना आए, एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डेली बनाइएगा तो आपको मैथ से लगाव भी हो जाएगा, और समझ में भी आना पड़ेगा, समझ में भी आने लगेगा। तो एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज, ठीक है, एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज, देख के बनाए, जैसे भी बनाए लेकिन बनाए। तो डेली आप बनाएंगे, डेली बनाएंगे, डेली बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए जिन्हें मैथ्स में डर लगता है उनके लिए भी, या फिर जिनका मैथ अच्छा है वो भी डेली बनाए, ठीक है। एक चीज तो गांठ बांध लीजिए कि पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई कोई अल्टरनेट, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स लिए हैं, पीसीएम है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैथ स्ट्रॉन्ग करना है आपको, तो मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना ही होगा, पढ़ना ही होगा, कोई इसकी कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये जान लीजिए, तभी होगा, अदरवाइज मैथ्स आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आप इतना सारा चीज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, गारंटी लेते हैं आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब लेकिन सर इतना करेंगे तब ना, इससे अच्छा भैया मत पढ़िए। तो इतना तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। हाउ टू रिवाइज, सबसे पहले जो लेक्चर उसके थ्रू जो नोट्स बनाया, नोट्स जरूर पढ़े, नोट्स बहुत काम का चीज होता है, अपने लैंग्वेज में करे, खुद से बनाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर में जो होता है उसे मार्क कर ले और उसे पढ़े, एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन रैंडमली सेलेक्ट कर ले और पढ़ना स्टार्ट कर दे, डेली कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करे। मान लीजिए किसी दिन मन नहीं लगा, 3 घंटा, ऐसा नहीं है कि प्रेशर में 3 घंटा, पापा बोले 4 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ लिए जबरदस्ती, मालूम चले कुछ नहीं पढ़े, आधे घंटे के बराबर पढ़ लिए, तो क्या फायदा, इसे अच्छा मत पढ़िए, अगले दिन उसको मेंटेन कर लीजिए, 3 घंटा पढ़ लिए, 4 घंटा पढ़ लीजिए, और डेली 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये तो गांठ बांध लीजिए, हो सके तो और ज्यादा कीजिए। और मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो पढ़ना पड़ेगा, कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसका, इतना कर लीजिएगा तो गारंटी है मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये इतनी सारी चीज को आपको ध्यान में रखना है, यदि आप इतनी सारी चीज को ध्यान में रखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आपकी मैथ्स 11th में आप फोड़ के रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ उम्मीद है आप लोग कि 11th में बहुत अच्छे से शुरुआत होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और एक चीज है, एक चीज क्या है, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज लाइक, ये सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने रिलेटिव को, अपने भाई बंधु को, ताकि वो कुछ भी न्यू इन्फॉर्मेशन आए इससे रिलेटेड, कुछ भी अच्छे से चीज, मान ली मैथ्स के मैथमेटिकल टूल भी होगा तो उसे आपको काम की चीज है वो, क्योंकि फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल 11th 12 की जरूरत पड़ेगा, उसके बिना आप फिजिक्स न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा कैसे पढ़ाई करनी है फिजिक्स की, हाउ टू स्टडी फिजिक्स, मतलब प्लान क्या है फिजिक्स पढ़ने की, स्टार्टिंग कैसे करें फिजिक्स की। इसके साथ साथ थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट।